इसमें से बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैक्स प्लैंक ने क्या बोला अपनी क्वांटम थ्योरी में, ये कोलिजन का नेचर हो गया है इलास्टिक। एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है तो आपका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, उसका शेप क्या होगा। अब इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको एंट्री पॉइंट चाहिए वो क्वार्ट्ज का चाहिए। इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है फोटो करंट पे। देखिए एक एक मॉडल जो है वो प्रीवियस फेलियर्स पे आगे बिल्ड करते जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमसी, दिस इज अभिनंदन चौबे और आज हम रिवीजन करेंगे जेईई मेन 2024 का और हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें से बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसको थोड़ा अच्छे से करेंगे। इसके बाद हमारे पास है टॉपिक एटम्स। एटम्स में हम मेनली फोकस करेंगे बोर मॉडल पे और फिर न्यूक्लियाई। ऑल्दो इसका मेजर पोर्शन डिलीट हो गया है लेकिन जितना हमारे सिलेबस में हम उसको कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को हमने चार टॉपिक्स में, चार सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला पार्टिकल वर्सेस वेव नेचर, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल नेचर किस फिनोमेना से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेव नेचर किस फिनोमेना से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद फोटोन थियरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की हम बात करते हैं। तो ये चैप्टर कवर करने से पहले आपने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कवर कर रखा है। तो कुछ चीजें थी जो लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रही थी और कुछ चीजें लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में हमने देखा कि कुछ फिनोमेना थे जो एक्सप्लेन किए गए इससे, सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लेकिन फिर आगे के जो फिनोमेना थे जैसे स्कैटरिंग और इंटरफेरेंस, ये रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। तो इससे शो होता है कि लाइट का हमारे पास वेव नेचर था। ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ फिनोमेना थे जो हमें इन दोनों चीजों से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। हम वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे पास फिर जैसे इन फिनोमेना की हम बात करें तो इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेटा हम इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये पता चला कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एक्सप्लेन किया कि रेडिएशन का या लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की। रेडिएशन को एज अ हम पार्टिकल पढ़ने वाले हैं। हमने बात करी इस चैप्टर में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर क्या होगा, एक पार्टिकल होगा एक वेव होगा। तो लाइट का हम वेव नेचर एस्टैब्लिश कर चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में। अब इसके पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। तो मैक्स प्लैंक ने क्या बोला अपनी क्वांटम थ्योरी में कि सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्वांटाइज्ड है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो वो इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रही है। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उनको नाम दिया गया क्वांटा और इसी तरीके से ये क्वांटाइज हुई। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। इस पैकेट को नाम दिया गया फोटोन और ये एक्सप्लेन कर पाई पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इसका हमने बोला कि इसके पास डेफिनेट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसका कुछ मोमेंटम है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करी कि सारी रेडिएशन जो भी होगी, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड सेम होगी और वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो अब एनर्जी की बात करें तो एक फोटोन की कितनी एनर्जी होगी, एक फोटोन की एनर्जी के लिए हमने लिखा कि फोटोन की एनर्जी होगी hc/λ या फिर h न्यू। बेटा अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, उनकी वेवलेंथ अलग हो सकती है, लेकिन उनकी अगर हम स्पीड की बात करें वैक्यूम में तो सेम रहेगी, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। उसी तरह से हम एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी भी वेरी करेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, एज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। अब हम बात करेंगे मोमेंटम ऑफ फोटोन की। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन को हम लिख सकते हैं, इसको h/λ से हम डिनोट कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन को h/λ से हम डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें बात करी गई फोटोन की प्रॉपर्टीज की। फोटोन का बेटा रेस्ट मास 0 होगा, फोटोन का रेस्ट मास 0 होगा। एनर्जी और मोमेंटम जो होगा फोटोन का हमेशा कंजर्व होगा। देखो मोमेंटम तो कोलिजन के केस में कंजर्व होता है। अब हम अगर फोटोन को एक पार्टिकल मान रहे हैं और फोटोन किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगा, मतलब कोलिजन हो रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि वो उसका मोमेंटम कोलिजन में कंजर्व होगा, साथ साथ में उसकी एनर्जी भी कंजर्व होगी। मतलब ये कोलिजन का नेचर कैसा हो गया है, ये कोलिजन का नेचर हो गया है इलास्टिक। अब नंबर ऑफ फोटोन जो है किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं वो कंजर्व रहे या ना रहे, क्योंकि एक सरफेस फोटोन को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है या फिर उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि वो एब्जॉर्प्टिव है या फिर रिफ्लेक्टिव है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हम बात करते हैं अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आपने वेव ऑप्टिक्स में अच्छे से कवर किया होगा, इसकी हम थोड़ा सा जनरली बात करेंगे कि आप एक बल्ब को एक पॉइंट सोर्स मान सकते हो, और आपको पता है कि अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है तो आपका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, उसका शेप क्या होगा, उसका शेप होगा स्पेरिकल। तो अगर उसका शेप स्पेरिकल है तो आप देखते जाओगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिस एरिया पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे वो भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ेगा आपकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, अब नंबर ऑफ फोटोन के साथ इसकी बात कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां पे ज्यादा है। ठीक है, और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है वो भी ज्यादा है। एक फोटोन की एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होगी इस केस में। अगर हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लिख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी उसकी हम लिख सकते हैं कि h न्यू होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम करने पे एनर्जी बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट से हम लाइट का पार्टिकल नेचर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कहता क्या है कि अगर हम बात करें कि कोई एक मेटल सरफेस है और इस पर रेडिएशन इंसिडेंट हो, कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हो, अगर ये रेडिएशन की वेवलेंथ सफिशिएंटली लेस हो या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंटली हाई हो, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है इतनी कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से निकाल सके बाहर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। अब हम बात करें तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को हम लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज h न्यू, या इसी को हम लिख सकते हैं hc/λ। ठीक है, अब ये एनर्जी यहां पे इंसिडेंट होगी, हम इसमें बात करते हैं कि मिनिमम एनर्जी जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है
एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए उस एनर्जी को हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। इस एनर्जी को हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, और ये मेटल टू मेटल वेरी करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे आते जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, जैसे जैसे हम मेटल्स में सीरीज में नीचे आते जाएंगे, उनके जो लास्ट शेल में या फिर हम बात करें कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको निकालना थोड़ा आसान होगा, तो उनका वर्क फंक्शन जो है वो कम होता जाएगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वर्क फंक्शन के बराबर। इस वर्क फंक्शन को हम डिनोट करेंगे फाई नॉट से। ठीक है, अब देखो जो एनर्जी आ रही है हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू, अगर हम इस एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस कर दें, इतनी एनर्जी माइनस कर दें, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो कुछ काइनेटिक एनर्जी दे देंगे। ठीक है ना, अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अब इसमें पार्टिकल नेचर की हम बात कैसे करते हैं, इसमें आप सोचो कि एक फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अगर उसकी सफिशिएंट एनर्जी है तो वो उसको इजेक्ट करवा देगा। ठीक है, तो एक फोटोन की एनर्जी, सिंगल फोटोन की एनर्जी किसी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट यहां पे लिख सकते हैं। अब कोलिजन हो रहा है तो उसमें कुछ लॉसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि एक जो फोटोन टकराया है वो किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए, फिर एक इलेक्ट्रॉन वो जो निकलने वाला है, वो जो इजेक्ट होने वाला है, वो बाकी किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए या उस डायरेक्शन में ना जाए जहां से वो इजेक्ट हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि सारी एनर्जी जो हमने दी है इसको वो पूरी यूज हो जाएगी। तो हम अगर इसकी बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी लेके बाहर आ रहा है, इसका मतलब जितनी एनर्जी आपने दी उसमें से आपने वर्क फंक्शन हटा दिया, और इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जब मैक्सिमम होगी उसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हाफ mv ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसी को हम के मैक्स बोल सकते हैं। इस वर्क फंक्शन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, एंड दिस न्यू नॉट कैन बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन चीजों को हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आप इसी को चेंज करके वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हो। ये एच सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा यही चीज। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को। तो देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो बेटा, एक हमारे पास टारगेट मेटल होता है और उस पर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो हम प्रेफरेबली ये जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं ये अल्ट्रा वायलेट होगी। ठीक है, यूवी लाइट को हम इंसिडेंट कराएंगे इसमें, और ये जो आपका एंट्री पॉइंट होगा इस चेंबर का जो एंट्री पॉइंट होगा ये बना होगा क्वार्ट्ज का। ठीक है, ये बना होगा क्वार्ट्ज का, क्योंकि यूवी लाइट के लिए जो ग्लास है वो ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहां पे जो आपको एंट्री पॉइंट चाहिए वो क्वार्ट्ज का चाहिए। अब ये जो यूवी लाइट है ये रेडिएशन जैसे ही एनोड के या हमारे टारगेट मेटल पे, टारगेट मटेरियल पे हिट करेंगे, इनमें से कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे जो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा पाएंगे। जैसे ही ये इजेक्ट करवा पाए, हम ये कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इस काइनेटिक एनर्जी से अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स का देखें तो ये इस तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। हम अमीटर को इसके साथ सीरीज में लगा के जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और उसके बाद इस वायर में जो आ रहे हैं वो हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग एन अमीटर। यहाँ पे वोल्ट मीटर का सेटअप है। वोल्ट मीटर का सेटअप दो चीजों के लिए,
एक तो हम ये फोटो करंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं, दूसरा हम इसको रोक सकते हैं, इस करंट को आने से इसमें रोक सकते हैं, तो हम एक और चीज निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, पहले हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, एनोड से, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आके कैथोड की तरफ आएगा, कैथोड से करंट फ्लो करके आपका करंट का डायरेक्शन इस सेंस में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रोपगेशन के ऑपोजिट। ठीक है, तो ये आपके पास करंट आता जाएगा। अब जैसे जैसे देखो आप इंसिडेंट करवाते जाओगे यूवी रेडिएशन को या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करवाओगे जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे यहां से और यहां पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे। जब ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हो जाएं कि अब जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब बचे ना, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि उसके बाद फिर करंट का इंक्रीज होना बंद हो जाएगा और उस वैल्यू को हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट, उस वैल्यू को हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाएंगे तब आपके पास सैचुरेशन करंट रीच हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अगर आपको वो काइनेटिक एनर्जी का पता करना है तो आप कैसे करोगे पता? जो भी इलेक्ट्रॉन निकला है वो यहां से कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके यहां तक जाएगा, एनोड से निकल के कैथोड तक जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकलने के बाद रोक पाऊं, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद यहां पे मैं रोक पाऊं, स्टॉप कर पाऊं, तो वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल, उस रिक्वायर्ड पोटेंशियल को मैं बोलूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड टू स्टॉप an electron with maximum kinetic energy is called stopping potential। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की बात करी, इंसिडेंट फोटोन की बात करी, उसकी एनर्जी थी कुछ hc बाय लैम्डा, या फिर इसको h न्यू भी लिख सकते हो आप। दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब हमें अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से जीरो करनी है तो हम ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू जो भी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको रोकना है, तो के मैक्स हो जाएगा E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। तो यहां से हम के मैक्स को रिप्लेस करके E इंटू वी लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन आ जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे लिखेंगे तो एच न्यू लिख सकते हो यहां पे, एच न्यू लिख सकते हो यहां पे माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, इसको अगर आप E से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, यहां पे एक रियोस्टेट दिया हुआ है जिससे आप ये बैटरी का पोटेंशियल चेंज कर सकते हो, आप इस वैल्यू को कैलिब्रेट कर सकते हो, इस वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो सच दैट यू कैन वेरी योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड जितनी भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी के मैक्स की आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है फोटो करंट पे। हमने फोटो करंट की अभी बात करी कि जो भी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आ रहे थे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, मेटल से आके जो भी हमारे एनोड पे आ रहे थे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हमने इंक्रीज कर दी तो उसका क्या असर होगा? जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे हमारा फोटो करंट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हम बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने के साथ साथ वो इजेक्ट करेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिर
दूसरे एंड पे आएंगे एंड दिस इंक्रीजेस फोटो करंट। ठीक है, देख सकते हो आप। तो ये ग्राफ मिलेगा हमें स्ट्रेट लाइन। दूसरा पैरामीटर देखते हैं इसका। अब पोटेंशियल चेंज करने से फोटो करंट पे क्या फर्क आएगा? पोटेंशियल चेंज करने से फोटो करंट पे क्या फर्क आएगा? देखो, फोटो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं पर सेकेंड फ्रॉम मेटल टू द अदर एंड, राइट, मेटल टू द कलेक्टर प्लेट। अगर हम बात करें कि हम मेटल और कलेक्टर प्लेट के बीच का पोटेंशियल बढ़ा दें, अगर हम मेटल और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल बढ़ा दें तो भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस इतना नहीं होगा कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाए। तो अल्टीमेटली जो हमारा फोटो करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा, वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। हमारा सैचुरेशन करंट अचीव होने के बाद आप पोटेंशियल को चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अभी यहां पे रिटार्डिंग पोटेंशियल की हमने बात नहीं की। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल का फोटो करंट पे कोई असर नहीं होता। दिस ग्राफ इज अ कांस्टेंट। चलिए देखते हैं अब पोटेंशियल का फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये वाला जो पोटेंशियल है बेटा, ये नेगेटिव पोटेंशियल है या रिटार्डिंग पोटेंशियल है। इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं? इससे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया था, जिससे क्या हुआ था, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई थी। तो हम फोटो करंट को यहां पे देख रहे हैं, जैसे ही हम रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है विच हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या कुछ काइनेटिक एनर्जी है, अगर हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, मतलब बाकी सारे तो रुक ही गए, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट, ये वो पोटेंशियल है जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ जा नहीं पाएगा, तो फोटो करंट उससे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम चेंज करें तो क्या होगा? इंटेंसिटी को हम चेंज रख रहे हैं यहां पे, लेकिन इन तीनों में फ्रीक्वेंसी सेम है। यहां पे हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। ठीक है, तो हमने पहली I1 इंटेंसिटी की बीम ली, उसके बाद हमने उसको इंक्रीज करके I2 किया और I3 किया। तो हमने ये देखा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका जो सैचुरेशन करंट है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब एक फोटोन की जो एनर्जी थी वो उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी तीनों की सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने पे सिर्फ फोटो करंट बढ़ेगा। तो ये ग्राफ आप देख सकते हो। इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी चेंज करो तो क्या फर्क आएगा? देखो, फ्रीक्वेंसी चेंज किया आपने, लेकिन आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। इंटेंसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, तो सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा कम लगेगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी आपने थोड़ी ज्यादा रखी है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है nu3 की हम बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी। तो एनर्जी सबसे ज्यादा होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा लगेगा। चलिए एक और ग्राफ देख लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। यहां पे आप यहां तक देख सकते हो इस ग्राफ को कि यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, इसका रिक्वायरमेंट 0 है, और इसके बाद ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए पहले जस्ट टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, उसके बाद वो कुछ काइनेटिक एनर्जी ले पाएगा। अगर आप यही ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के साथ बना दो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल
वाली बात आप यहां पे भी कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के साथ भी कर सकते हो। उसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, बस वो यहां से यहां तक होगा। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। लेकिन ये पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा, इसका इंटरसेप्ट थोड़ा सा नीचे होगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एक्चुअली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, उतना ही आपको वैल्यू चाहिए बट ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि आपको नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां पे जो इंटरसेप्ट है इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियरली वेरी करता है फ्रीक्वेंसी के साथ, हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है? तो ये 4-5 रिलेशंस हमको थोड़े से ध्यान रखने थे। ठीक है, तो ये हमारा डुअल नेचर हमने खत्म कर दिया। डुअल नेचर को हमने थोड़ा शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो एटम्स आता है। तो एटम्स में हमने काफ़ी सारे मॉडल्स देखे थे, उनमें से कुछ शुरुआती मॉडल्स की हम बात करेंगे। तो जिससे हम यहाँ पे अपने मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स की बात करते हैं, वो पहला मॉडल हम बात करते हैं जे थॉमसन मॉडल की। तो इनका मॉडल कैसा था हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सीड्स के जैसे हैं, एक वाटरमेलन में सीड्स के जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सीड्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो एटम इन्होंने बोला था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। राइट, इसी को एक तरीके से और बोल दिया था इन्होंने, वाटरमेलन की जगह प्लम पुडिंग यूज कर लिया। यहाँ पे पुडिंग को कंसिडर कर लिया पॉजिटिव चार्ज और मास भी, और जो प्लम्स हैं इसमें जो रेजिन्स हैं इनको कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये कुछ कुछ फिनोमेना तो एक्सप्लेन कर पाया, जैसे थर्मियोनिक एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, आयनाइजेशन है, किसी इलेक्ट्रॉन को डिटैच करना किसी एटम से, ये कुछ चीजें तो एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन बाद के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे इसका फेलियर और डिटरमिन हुआ। ठीक है, तो जे थॉमसन मॉडल के बारे में हम इतना ही बात करेंगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था अलोंग द एटम, और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं उसी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने थॉमसन के मॉडल को गलत साबित कर दिया। देखिए एक एक मॉडल जो है वो प्रीवियस फेलियर्स पे आगे बिल्ड करते जाते हैं। अब रदरफोर्ड मॉडल ने अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया, तो इसमें बिस्मथ को यूज किया गया था, और बिस्मथ से हम एक अल्फा पार्टिकल की बीम को यूज कर रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं, उसको बॉम्बार्ड कर रहे हैं किसी गोल्ड फॉइल पे या थिन गोल्ड फॉइल पे। हमने लेड शील्ड का यूज किया है यहाँ पे कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये बाहर ना निकले। अल्फा पार्टिकल की बीम को अब हमने यूज किया इस पे एक थिन गोल्ड फॉइल को लेके, यहाँ पे इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? गोल्ड फॉइल बहुत ज्यादा मैलिएबल होती है, उसको हम बहुत पतली शीट्स में या बहुत थिन शीट्स में यूज कर सकते हैं। हम गोल्ड फॉइल पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व होती है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग के बारे में हमने ये देखा कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पास कर गए फॉइल से विदाउट एनी डिविएशन। ठीक है, ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो विदाउट एनी डिविएशन पास कर गए। तो जो पार्टिकल्स बाहर निकले वो हमने यहाँ डिटेक्टर में देख भी लिया। ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमने लगाई है एज अ डिटेक्टर, और यहाँ पे आपको फ्लोरोसेंस जहां पे भी दिखेगा इसका मतलब वहां पे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो यही मिल गए। ठीक है, इसके बाद अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री। देखो ज्यादातर तो 1 डिग्री से ऊपर गए ही नहीं, बहुत कम पोर्शन उसका 0.14% ही 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटर हुआ। अब ये हमें पता चल गया। अच्छा, इससे क्या साबित होता है कि जो एंटायरिटी ऑफ एन एटम है वो ज्यादातर खाली है और बहुत कम जगह पे मास उसका प्लेस्ड है। ठीक है, क्योंकि मास ही होना चाहिए जो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर पाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि
डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90 वाज ऑब्जर्व्ड इन अबाउट 0.0125% ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये 1/8000 हो गया। तो इतने पार्टिकल्स आपके टारगेट न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट हुए। हमें यह चीज पता चल गई इस एक्सपेरिमेंट में कि सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज या सेंटर पे ही पॉजिटिव चार्ज और मास कंसंट्रेटेड है, इसके आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई मास नहीं है ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन्स काफी हल्का पार्टिकल है, ज्यादातर मास और पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है। इसके डिफ्लेक्शन पैटर्न से हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, एक चीज और आप देख सकते हैं, एक ग्राफ और देख सकते हो यहां पे कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स जो हमने डिटेक्ट किए इस डिटेक्टर पे, यहां पे आप देख सकते हो जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हमने देखा वो स्कैटरिंग एंगल के साथ डिक्रीज होते जा रहा था। जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल हमारा बढ़ता जा रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो स्कैटर हैं वो कम होते जा रहे थे। उसका भी एक हमने रिलेशन देखा था इसी रदरफोर्ड मॉडल में, उसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा को हमने बताया था कि n एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, n यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जितने भी स्कैटर हो रहे हैं वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये टर्म आपने कोलिजन में भी पढ़ा होगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर हम ये बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस से इसकी वेलोसिटी, जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितने डिस्टेंस पे, कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो इसकी वेलोसिटी न्यूक्लियस की तरफ जो जाने वाली लाइन है उससे कितने डिस्टेंस पे, इसको हमने इम्पैक्ट पैरामीटर बोला है बी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, न्यूक्लियस से जितना ज्यादा आप दूर जाते जाओगे ये जो डिफ्लेक्शन है ये थोड़ा कम होता जाएगा। ये डिफ्लेक्शन जैसे ही कम होता जाएगा, आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो एंगल है, ये स्कैटरिंग एंगल जो है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने देखा है कि स्कैटरिंग एंगल जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, स्कैटरिंग एंगल बढ़ा रहे हो मतलब जो पार्टिकल सिर्फ न्यूक्लियस के पास है वो ज्यादा स्कैटर हो रहा है, उसी का स्कैटरिंग एंगल थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे आपका पार्टिकल दूर जाता जा रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल आपका दूर हो रहा है, ये स्कैटरिंग एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख दी। यहाँ पे हम इम्पैक्ट पैरामीटर बी की बात करते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। यहाँ पे एक चीज और आप याद रख सकते हो कि बी इज प्रोपोर्शनल टू इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की बात करते हैं। देखो इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं कि जो भी अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री डिफ्लेक्शन लेके चला गया, तो मान लो कि एक अल्फा पार्टिकल आया है विच इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। न्यूक्लियस की वजह से इस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ रही है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अल्फा पार्टिकल अगर यहां से आ रहा है, दिस हैज सम काइनेटिक एनर्जी, और ये इसको अप्रोच करेगा, न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा और किसी सर्टेन डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा ये। तो जिस भी सर्टेन डिस्टेंस पे आके ये रुका है, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे हो जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, यहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख पाएंगे के Q1 Q2 बाय जो भी उसका डिस्टेंस होगा यहां पे, एंड दिस डिस्टेंस कैन बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अभी हमने बोला। तो यहां से हम RC लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज K, दैट इज 1/4πε0 इनटू जो चार्ज है हमारा Q1, इसको अल्फा पार्टिकल का चार्ज ले लेते हैं, दैट इज 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और न्यूक्लियस का जो भी चार्ज है दैट इज Z, इसका एटॉमिक नंबर टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिल जाएगा। अब रदरफोर्ड के अप्रोक्सीमेशन से ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो आया था, इसका ऑर्डर था लगभग 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻14 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो साइज है
एटम का जो साइज है वो इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो इससे इस डिस्टेंस पे रुक गया, मतलब इसका साइज और छोटा होना चाहिए। अगर हम और एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल इस पे थ्रो कर पाते तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और कम हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइज ऑफ न्यूक्लियस भी एस्टिमेट कर पाए इस मॉडल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो मॉडल था उससे हमको क्या समझ में आया ये देख लेते हैं, इसके कंक्लूजन्स देख लेते हैं। इसमें ये समझ में आया कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर हमने क्यों बोला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही अल्फा पार्टिकल को दूर डिफ्लेक्ट कर पाता। तो सेंटर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने के लिए आपके पास मास होना चाहिए और मास सारा न्यूक्लियस में है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों है, क्योंकि नेट चार्ज पॉजिटिव है इनसाइड, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर होना जरूरी है। और सर्कुलर पाथ्स की बात इसीलिए की गई है क्योंकि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो नेट फोर्स वहां पे जीरो हो सकती है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम, ये हमने देख लिया, क्योंकि बहुत कम जो पार्टिकल्स थे उनका डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स का मतलब हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, उन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके बात कर लेते हैं, इसके बाद ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, पहला जो ड्रॉबैक था वो तो वायलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए इससे। अगर रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड है। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा, मतलब कुछ एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और ऐसे एनर्जी लूज करते करते एक स्पाइरल बन जाएगा और स्पाइरल करने के बाद यहां पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल है, नहीं तो हम खुद एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये मॉडल इसकी एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, ये पहला फेलियर। ठीक है, दूसरा एक और फेलियर था इसका कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जब हमने देखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमने जब देखा तो डिस्क्रीट मिला हमें ये स्पेक्ट्रा। अच्छा, अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस हो गया? डिस्क्रीट का मतलब हुआ कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एमिट कर रहा है, या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की एनर्जी ही एमिट कर रहा है। लेकिन रदरफोर्ड ने डिस्टेंस, कोई फिक्स डिस्टेंस की तो बात की नहीं थी, सर्कुलर पाथ बस बोला था, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो एनर्जी लूज करके अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाए, या मतलब दूर से थोड़ा पास आ जाए, तो वो कुछ एनर्जी एमिट कर सकता है और ये एनर्जी का कोई भी अमाउंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन एक्चुअलिटी में ये हमको देखने को नहीं मिला। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आया वो डिस्क्रीट था। डिस्क्रीट था इसका मतलब कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में ही एनर्जी रिलीज हो रही थी, या फिक्स वेवलेंथ की ही एनर्जी रिलीज हो रही थी। ठीक है, ये ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। चलिए ठीक है, अब बोर मॉडल देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के जस्ट बाद आया बोर मॉडल, और बोर मॉडल ने क्या किया, अपने पोस्टुलेट्स रदरफोर्ड के फेलियर्स को बना दिए। जो भी रदरफोर्ड का फेलियर था बस यही चीज चेंज करनी है, ये सोच के इन्होंने पोस्टुलेट्स बनाए। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स तो सफिशिएंट नहीं है, तो इन्होंने थोड़ा क्लासिकल और थोड़ा सा क्वांटम के अर्ली कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया। ठीक है, थोड़ा क्लासिकल इसलिए क्योंकि इनकी जो चीजें थी, मतलब जो सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात की, या उसमें आपका जो कैलकुलेशन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से ही रिलेटेड है। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करी, मोमेंटम की बात करी, ये सारी चीजें आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, लेकिन कुछ चीजें जो थी वो अलग थी। ठीक है, इनके पोस्टुलेट्स की बात करें तो ये पहले पोस्टुलेट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी
सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है विदाउट एमिटिंग रेडिएंट एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम नहीं मान रहे हैं, इन्होंने साफ बोल दिया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है करेगा, लेकिन इन स्टेबल ऑर्बिट्स में नहीं करेगा। ऑल्दो वो एक्सेलरेटेड होगा लेकिन इन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट में ये एनर्जी एमिट नहीं करेगा, ठीक है, विदाउट एमिटिंग रेडिएंट एनर्जी। तो एनर्जी जब लूज नहीं करेगा तो स्टेबल हो सकता है। अब ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट, हर एटम के पास कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट होंगी जिनकी कुछ एनर्जी लेवल डिफाइन कर दी गई, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। ईच पॉसिबल ऑर्बिट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी, इनकी कुछ फिक्स्ड टोटल एनर्जी होगी, और ये स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम बोलेंगे जिनको हम, ठीक है, इनको स्टेशनरी एटम्स बोलेंगे। तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स मिल गई हमें एंड दीज आर सर्कुलर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पोस्टुलेट की बात करें अगर हम, तो दूसरा पोस्टुलेट था हमारा एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और एंगुलर मोमेंटम के बारे में इन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम है nh/2π। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है अराउंड अ न्यूक्लियस इन दो सर्टेन ऑर्बिट्स। अब हमने ऑर्बिट तो देख लिया कि ऑर्बिट एक फिक्स्ड है, अब कैसे डिसाइड करें कि क्या उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी या क्या फिक्स करें हम जो उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि एंगुलर मोमेंटम जो है दैट विल बी nh/2π, ठीक है, ये nh/2π होगा। और इसको हमने यहां से हमें एक क्वांटम नंबर मिल गया, ठीक है, जो n की वैल्यू 1 पे 2 पे 3 पे नंबर ऑफ शेल्स को डिसाइड कर सकता था। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो n की वैल्यू 1 2 3, इसी से आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिला, ठीक है। चलिए तीसरा पोस्टुलेट देख सकते हैं हम, ये ट्रांजिशन के बारे में, ट्रांजिशन एनर्जी के बारे में। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिट से या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, या वाइस वर्सा किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तब ही ये एनर्जी एमिट करेगा। सिर्फ तभी ये एनर्जी एमिट करेगा, जब ये स्टेबल ऑर्बिट में है तब नहीं करेगा। और जितनी एनर्जी एमिट करेगा वो उन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इनिशियल एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल पे है, कोई बाहर से एनर्जी आई उसके पास, या कोई फोटोन इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो फोटोन के इंसिडेंट होने के बाद कुछ एनर्जी एटम को मिली और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी ग्रेटर है, तो यहाँ पे h nu = EI - EF, इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब वो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो किसी हायर एनर्जी लेवल पे गया है, हायर एनर्जी लेवल से फिर वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, तो जितना भी डिफरेंस होगा उन एनर्जी लेवल्स का, लेट्स से वो एनर्जी लेवल 3 से एनर्जी लेवल 2 पे आया या 3 से 1 पे आया, तो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी वो एमिट करेगा, और उस एनर्जी का आपको एक फोटोन निकलता हुआ दिखेगा, उस एनर्जी का आपको रेडिएशन निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम थोड़ी सी फॉर्मूला शीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस पता है हमें nth ऑर्बिट की, रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, nth ऑर्बिट में रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन है, रेडियस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं पोस्टुलेट 1 से। तो पहली इक्वेशन है कि हमें फोर्स बैलेंस करना है, तो mv²/r है हमारे पास। इसको हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे इक्वेट कर सकते हैं। तो 1/4πε0 यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा E जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इंटू Z टाइम्स E, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये nth ऑर्बिट के लिए हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी Rn आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास L = NH/2π, या फिर हम लिख सकते हैं इसी को mvr, nth ऑर्बिट के लिए Rn मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, एंड दिस विल बी इक्वल टू NH/2π
तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम Vn निकाल सकते हैं, और Rn और Vn से हम बाकी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमारे पास ये आ जाती है वैल्यू इसकी, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो जाती है, nth ऑर्बिट है n स्क्वायर इंटू एप्स नॉट एच स्क्वायर बाय पाई m e स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन एटम की बात करें तो रेडियस हमें मिल जाएगा n स्क्वायर एप्स नॉट h बाय पाई स्क्वायर। उसी जो हमने दो इक्वेशन ली थी उसी से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी का ये टर्म आपको मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, आपको प्रोपोर्शनैलिटी इस केस में ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। एनर्जी के लिए बारे में भी आप लिख सकते हो, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड निकालने के लिए आप ये इक्वेशन को यूज कर सकते हो, यहां से टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी से आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी से आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लिख सकते हैं दिस इज v बाय आर, और टाइम पीरियड निकालने के लिए आप लिख सकते हो 2 पाई बाय ओमेगा। यहां से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का उल्टा तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ गई। इससे आप करंट भी निकाल सकते हो। अगर आपको करंट निकालना है तो करंट I विल बी E डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड निकाल सकते हो। करंट आ गया तो फिर आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आपका सेकंड पोस्टुलेट में आ ही गया था, तो वहां से आप NH/2π उसके लिए वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हाइड्रोजन एटम के लिए हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम की जब हम बात करें तो एक टर्म और आ जाता है जहां पे, दैट इज Z, एटॉमिक नंबर और आ जाता है। तो रेडियस इन nth ऑर्बिट जो है, यहां पे एक Z और आ जाएगा। यहां पे जो E स्क्वायर है ये E इंटू EZ हो जाएगा। तो यहां पे n स्क्वायर बाय Z प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है रेडियस में, ठीक है। वेलोसिटी में ये Z बाय n हो जाएगा, और यहां पे E एनर्जी के केस में ये Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर आ जाएगा। बस आपको प्रोपोर्शनैलिटी का ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट हम लिख सकते हैं, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी है Z बाय n। रेडियस इन nth ऑर्बिट की प्रोपोर्शनैलिटी n स्क्वायर बाय Z। एनर्जी आप लिख सकते हैं Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और टाइम पीरियड लिख सकते हैं n क्यूब बाय Z स्क्वायर। बस आप ये तीन वैल्यूज भी याद रखें तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे पोस्टुलेट में अगर हम बात करें कि जब एटम ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब एटम ट्रांजिशन करता है तो हमें यह पता है कि एनर्जी जो रिलीज होगी वो उन दोनों के एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगी। तो उतनी ही एनर्जी का एक फोटोन निकलेगा। अब इस फोटोन की वेवलेंथ की अगर हम बात करें, इस फोटोन की अगर वेवलेंथ की बात करें तो उस फोटोन की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा हम ये लिख सकते हैं कि E इनिशियल माइनस E फाइनल, यही एनर्जी निकलेगी। एंड दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू फोटोन की एनर्जी, दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो यहां से आप वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। यहां से आप वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो। एनर्जी का एक और टर्म है, तो एनर्जी के लिए आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू R। R यहाँ पे रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10 9 6 7 8 00, ठीक है, मीटर इनवर्स में 1.097 इंटू 10⁻⁷ R इंटू C इंटू H, ठीक है, इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अगर यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है तो यही वैल्यू में आपका डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि n स्क्वायर फाइनल
वन बाय एन स्क्वायर फाइनल माइनस वन बाय एन स्क्वायर इनिशियल, ये वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ से आप ये जो भी आपका फोटोन निकल रहा है उसकी आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक 1/r का अगर आपको टर्म यूज हो रहा है तो उसके लिए वैल्यू आप याद रख सकते हो कि 912 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, एक्चुअली 1/r नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा जो आपका वेवलेंथ है ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसको कर सकते हैं क्या? तो जो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन आएगा दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, और एनर्जी ऑफ फोटोन को हम hc/λ लिख सकते हैं। अच्छा, एनर्जी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं जो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा भी है। यहाँ पे एनर्जी को आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना दिस, इसमें रेडबर्ग्स कांस्टेंट को यूज किया है, आर का टर्म यहाँ पे यूज किया है, तो आर की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे एक CH का मैं अगर और मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आपको रेडबर्ग्स कांस्टेंट मिल जाएगा। तो E की वैल्यू एनर्जी ऑफ अ सर्टेन एनर्जी लेवल हम लिख सकते हैं, दिस इज RCH, ठीक है, इनटू जो भी इसकी प्रोपोर्शनैलिटी थी दैट इज Z²/n²। हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू लिखने के बाद आप इसको ट्रांजिशन करके ये कर सकते हो hc/λ this will be equal to RCH into Z²। अब डिफरेंस इन एनर्जीज हम लिखेंगे तो आप यहां पे लिख सकते हो n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब एनर्जी क्योंकि ये बाउंड है, ये ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू है, तो आपका ये n² फाइनल पहले आ गया, ये बाद में आ गया। ठीक है, ये CH को आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, तो आपको 1/λ की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है RZ² टू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। चाहे इस केस में आपको Z² नहीं दिख रहा है तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा, ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आपके पास मेंशन्ड है, और कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, हाँ, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। अब अगर n इज इक्वल टू 1 पे कहीं से भी किसी भी एनर्जी लेवल से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट होके किसी सर्टेन एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो उसको हमने अलग अलग सीरीज का नाम दे दिया। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके पहले एनर्जी लेवल पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो उसको हमने लाइमन सीरीज बोला। अगर n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है तो बामर सीरीज बोला हमने, उसके बाद पाशन सीरीज, फिर ब्रैकेट, फिर फंड। ठीक है, इसके अगर और ऊपर की बात कर लेते हैं तो हम ये हमफ्री बोल देते हैं इसको। तो लाइमन सीरीज में अगर कोई चीज आ रही है, इस एनर्जी लेवल की कितनी एनर्जी है, इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर आप जैसे जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। एनर्जी जो भी आपकी R इंटू CH इंटू Z²/n², यहाँ पे ये जो वैल्यू है n की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, और Z की वैल्यू क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप इसको भी 1 कर सकते हो, तो ये R इंटू C इंटू H हो जाता है, और जिसकी वैल्यू निकल के आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस साइन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो एनर्जी है नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंड है एटम से। ठीक है, ये लाइमन सीरीज हो जाती है। अब इसी में अगर आप वैल्यू चेंज करते जाओ, n की जगह 2 रख दोगे तो यहाँ -3.4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो -1.5 आ जाएगा, उसके ऊपर -0.85। तो एनर्जी जो है यहाँ पे ऊपर जाते जाते ये बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। उसके बाद ये एनर्जी जैसे ही 0 हो गई, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अनबाउंड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका अनबाउंड हो गया। अब इसमें एक चीज और देखने वाली है कि अगर कहीं से भी लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन होके आ रहा है तो हम उसमें शॉर्टेस्ट जो हमारे पास ट्रांजिशन है, मतलब जैसे n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में है, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी का चेंज आ रहा है। अब मिनिमम एनर्जी का चेंज आ रहा है मतलब अगर ये
इलेक्ट्रॉन यहां से डी एक्साइट होके सेकेंड एनर्जी लेवल से डी एक्साइट होके लाइमन सीरीज में आ रहा है या फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी है ये मिनिमम होगी। तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लैम्डा मिनिमम जो है दिस इज मिनिमम फॉर कंसेक्यूटिव ट्रांजिशन या ट्रांजिशन बिटवीन कंसेक्यूटिव लेवल्स, ठीक है। सॉरी, लैम्डा मैक्सिमम होगा, ये एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं तो किसी भी एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी लेवल की हम बात करें, मान लेते हैं कि यहाँ से n = 2 से n = 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी? हम ये कह सकते हैं कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके -13.6 पे जा रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन हुआ एनर्जी का, हम ये लिख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली है। अब इस एनर्जी का एक फोटोन आपको निकलता हुआ दिखेगा। अब अगर ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर मान लो कि जीरो से आके यहाँ पे आ जाता, तो मतलब ये एनर्जी कितनी हो जाती? -13.6 हो जाती, मतलब +13.6 हो जाती। माइनस तो इसकी एनर्जी है, जीरो से यहाँ पे होता तो ये +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती। आप देख सकते हो कि ये वाली एनर्जी मिनिमम एनर्जी होगी लाइमन सीरीज में आने के लिए, और ये वाली एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी होगी लाइमन सीरीज में आने के लिए, ठीक है। तो ये जो दो एनर्जी मिनिमम और एनर्जी मैक्सिमम है, इसके करस्पॉन्डिंग आप वेवलेंथ लिख सकते हो। इस पे जो सवाल बनता है बेटा, ये वो इसी पे बनता है कि आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? जब मिनिमम एनर्जी होगी। तो ये वाली जो एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी होगी लाइमन सीरीज में आने के लिए, और ये वाली जो एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी होगी लाइमन सीरीज में आने के लिए। अब एनर्जी के साथ साथ हम वेवलेंथ की भी बात करते हैं, तो वेवलेंथ जो है एनर्जी को हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी, या फिर हम लिख सकते हैं कि एनर्जी जब मिनिमम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। तो कंसेक्यूटिव शेल्स में जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, तो तब आपकी एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी और लैम्डा जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर इनफाइनाइट शेल से अगर आपका इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में आ रहा है तो उसमें एनर्जी हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आपका फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी, और ये एनर्जी के लिए लैम्डा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चलिए, लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम की हम ये बात कर लेते हैं। लाइमन सीरीज में देखो, इलेक्ट्रॉन जंप कहां पे करेगा? 1 पे करेगा। कहां से करेगा? किसी भी n से कर सकता है। बामर सीरीज, इसकी वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पे 2, 3, 4 मतलब >1 होना चाहिए। ऐसी बामर सीरीज में ऊपर से ही जंप करेगा, तो ऊपर से जंप करेगा तो 3, 4, 5 हो सकती है n की वैल्यू, और यहाँ पे जो फाइनल स्टेट जो है उसकी वैल्यू 2 रहेगी। इसी तरह पाशन सीरीज में ये वैल्यू 3 हो जाएगी, ब्रैकेट सीरीज में ये वैल्यू 4 हो जाएगी, और फंड सीरीज में ये वैल्यू 5 हो जाएगी। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी लिखी हुई है, बट आपको ये वैल्यू पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको ये वैल्यू तो याद होगी, 1/r की ये वैल्यू है। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप इसका तो मल्टीप्लाई कर सकते हो वेवलेंथ के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं कि बोर थ्योरी के कुछ जो लिमिटेशंस थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन एटम की सिंगल लाइंस नहीं होती, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ सेवरल क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। तो इसने तो बोला था डिस्क्रीट आएगी, तो डिस्क्रीट अगर आ रही है, तो डिस्क्रीट अगर लाइंस है तो वो क्लोजली प्लेस्ड लाइंस क्यों आ रही है, ठीक है। वो इसका एक लिमिटेशन था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर मॉडल को हम यूज नहीं कर पाए, तो ये अगेन इसका फेलियर है। इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बात की थी, या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बात करी थी। एक्सप्लेनेशन कोई मिल नहीं पाया था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए, जो कि हमने जो डुअल नेचर में देखा तो उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है ये, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन बाद में मिल गया, लेकिन इनकी थ्योरी से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इन्होंने एंगुलर मोमेंटम को ही क्यों क्वांटाइज कराया था। इसके बाद
जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये कुछ लिमिटेशंस थे बोर्स थ्योरी के। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा एक्सरे के बारे में। एक्सरे का स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो एक्सरे जो है वो रेंटगन ने डिटेक्ट की थी एक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, इन्होंने डिटेक्ट की थी एक एक्सपेरिमेंट में। एंड अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, आप ये ऐसे लिख सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी गामा रेस की होती है, फिर एक्स रेस की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर विजिबल की, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो यहां से कम हो रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो दिस इज एनर्जी, एनर्जी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज इंक्रीजिंग वेवलेंथ। यहां पे आप लिख सकते हो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगा आपका वेवलेंथ। हमें पता है कि इसका जो रेंज होता है वेवलेंथ का, दिस इज फ्रॉम 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये विजिबल रीजन में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो वायलेट की होती है, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो मतलब आप वेवलेंथ को कम करते जाओगे तो विजिबल रीजन में यहीं तक पहुंच पाओगे। तो इसके बाद आपको यूवी भी नहीं दिख रही तो एक्सरेज भी नहीं दिखेगी आपको। अब एक्सरेज जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से एक्सरेज निकल रही हैं, ठीक है। तो उसके पहले कि एक्सरेज जब जनरेट होती हैं वो कैसे जनरेट होती हैं, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट से एक्सरेज को जनरेट किया जाता है उसको हम कहते हैं कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हाई एनर्जी कैथोड रेज स्ट्राइक सॉलिड मटेरियल्स। तो अगर हम बात करें कि एक्सरेज के प्रोडक्शन की, तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को याद करो, ये इसका एकदम उल्टा होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया था हमने फोटोन इंसिडेंट कराया था और इलेक्ट्रॉन निकाला था। इस केस में एकदम उल्टा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम इंसिडेंट कराएंगे किसी हैवी मेटल पे या किसी हैवी एलिमेंट में, और उसके बाद हम उससे एक्सरेस निकलवाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का एकदम उल्टा है, ठीक है। मैटर इज मोर और लेस ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेस। मैटर के थ्रू पास हो जाती है एक्सरेस। कुछ मतलब वुड और फ्लैश है वेरी ट्रांसपेरेंट, और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उनसे एक्सरेस को पास होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लेड जो है वो सबसे ज्यादा स्टॉप कर पाता है एक्सरेस को, ठीक है। चलिए, तो एक्सरेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इसीलिए वो उनमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो अनडिविएटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। इनका जो नेचर है वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए या फिर डिफेक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए, डिफेक्ट्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। मेडिसिनल पर्पसेस भी बहुत है इनके। इनसे हम बोन्स में भी क्रैक्स पता कर सकते हैं, मशीन्स में भी क्रैक्स पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब दो टाइप की एक्सरेज हैं आपके पास, एक कंटिन्यूअस एक्सरेज और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। हम कंटिन्यूअस एक्सरेज की बात करेंगे पहले, ठीक है। तो मान लो कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को हम लेके आ रहे हैं, एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं। एक हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो 3, अब फिलहाल के लिए इतने बना लेते हैं, ठीक है। ये पहला शेल है, ये दूसरा, ठीक है। इसके बाद हम और भी बना सकते हैं, यहाँ सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक हैवी एलिमेंट हमने लिया है, यहां से अगर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आएगा और अगर ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन थोड़ा न्यूक्लियस के पास है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कुछ लूज करके अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेगा या अपनी एनर्जी लूज कर लेगा, स्टॉप हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, और इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को हम रेडिएटेड देखेंगे यहाँ पे, एंड दिस एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, ठीक है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अगर किसी मेटल से स्टॉप हो जाएगा तो जो भी एनर्जी उसको स्टॉप करने में लगी होगी वो लिबरेट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्सरेज या फिर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
इस टाइप की एक्सरेज को बोला जाता है कंटिन्यूअस एक्सरेज। अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा यहाँ पे दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, तो ये आके टकराएगा नहीं। और अगर कोई ब्रेकिंग फोर्स नहीं लग रही है, कोई रेजिस्टेंस इसको ऑफर नहीं हो रहा है, तो देयर विल बी नो एक्सरेज। एक्सरेज तभी जनरेट होगी, तभी प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के थोड़ा पास हो, इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न्यूक्लियस के पास होने से कुछ कम हो जाए, और वो जो एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी का एक्सरे हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? अब कंटिन्यूअस एक्सरेज के बाद कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आती है। देखो सेम सेटअप है, सब कुछ सेम। एक इलेक्ट्रॉन आए, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ये स्लो डाउन तो होगा, स्टॉप तो होगा, लेकिन क्या होगा कि ये न्यूक्लियस के नियर बाय एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा बाहर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा एंड दिस नॉक्स ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एक तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस इज ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन, और ये जो है के शेल का इलेक्ट्रॉन लेट से नॉक कर दे। इन शेल्स को हम बोल सकते हैं के, एल, एम एंड सो ऑन। तो के शेल का अगर इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देगा, के शेल इलेक्ट्रॉन अगर ये बाहर निकाल देगा, तो अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, एक तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन और दूसरा के शेल का इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही ये के शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यहां पे एक हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जंप करने की कोशिश करेगा। तो दिस कैन हैपन फ्रॉम दिस, और इसके ऊपर वाले लेवल से भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसके जस्ट ऊपर वाला सेकेंड शेल से, एल शेल से के शेल में ट्रांजिशन होके एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह ले ले, तो उसको हम बोलते हैं के अल्फा। अगर इसमें एम शेल से के शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे के बीटा, और ऐसे ही एन से अगर आ रहा है तो उसको हम के गामा बोल देंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज तभी निकलेंगी जब एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए उससे हायर एनर्जी लेवल वाला एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर नियरेस्ट शेल से आ रहा है तो के अल्फा लिखेंगे, के इलेक्ट्रॉन निकला है और उसको फिल करने के लिए नियरेस्ट शेल से आ रहा है तो के अल्फा। अगर एक का गैप हो रहा है, एल शेल की जगह एम से आ रहा है, तो उसको हम के बीटा कहेंगे, और उसके बाद से आ रहा है तो के गामा बोलेंगे। क्लियर है ये? तो ये हमने बात कर ली कंटिन्यूअस एक्सरेज की और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की। सॉरी, हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और कंटिन्यूअस एक्सरेज की बात करी। अब इसका वेरिएशन का एक ग्राफ देख लेते हैं हम छोटा सा। ठीक है, इसका वेरिएशन का हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा कंटिन्यूअस एक्सरेज का, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज अगर निकलेंगी तो उनमें कुछ यहाँ पे स्पाइक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे स्पाइक्स आपको मिल जाएंगे। एंड दिस ग्राफ में ये जो स्पाइक्ड एनर्जी है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वजह से है, और ये वाला जो पार्ट है ये कंटिन्यूअस की वजह से है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और ये कंटिन्यूअस एक्सरेज की वजह से। चलिए, इसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोसलेस लॉ। ठीक है, मोसलेस लॉ इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी का रूट, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रूट है, और इसके साथ एटॉमिक नंबर का रिलेशन है ये। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स z माइनस बी, a टाइम्स z माइनस बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे b जो हो गया है वो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए आता है,
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में हम Z माइनस बी क्यों करते हैं? यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है? तो आप देखो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है K शेल से, तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करना है, तभी एनर्जी आपको रिलीज होके मिलेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए Z नहीं बचा है। अब इसका कुछ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसका कुछ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। यहां पे जो न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके एक चार्ज को कम कर देगा, इसके एक प्रोटॉन को इक्वलाइज कर देगा, और इसका जो अब इफेक्टिव चार्ज बचा है वो Z-1 बचा है। तो अगर आपका K अल्फा ट्रांजिशन है, K अल्फा ट्रांजिशन के लिए B की वैल्यू हो जाती है Z-1, सॉरी B की वैल्यू हो जाती है 1। यहाँ पे आप Z-B की वैल्यू लिख सकते हो, Z-1, B की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, बस ये चेंज आता है। अच्छा, इस वैल्यू को हम निकालते कहाँ से? इसमें हम एनर्जी की इक्वेशन लिख सकते हैं। एनर्जी की इक्वेशन हम लिख सकते हैं RCH इंटू, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है Z²/n²। अगर यहाँ पे ट्रांजिशन है तो हम ट्रांजिशन की वैल्यू लिख के यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब भी ट्रांजिशन होगा, लेट्स से कि ट्रांजिशन हमारा K अल्फा में हो रहा है, तो हम n² 1/n² की वैल्यू लिख सकते हैं 1/2² माइनस 1/1²। ये ट्रांजिशन हो जाएगा हमारा। दिस इज 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, RCH आपको पता है, E की वैल्यू हम अगर h न्यू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू RCH इंटू Z²/n²। ये अगर लिख सकते हैं, यहां से h आप कैंसिल कर दोगे, तो इसमें देखो आप न्यू बचा है, न्यू इज RCH इंटू Z², और यहाँ पे आप 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी में अगर आपको Z के साथ रिलेशन चाहिए तो इसको आप रूट में ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे h था, ये h कैंसिल हो जाएगा, तो √न्यू की वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं Z को साइड कर देता हूं। यहाँ पे ये जो Z है, इस ट्रांजिशन में ये Z नहीं बचता है, ये Z इफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे Z इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय √RC, और यहाँ पे आ जाएगा आपका n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये Z इफेक्टिव स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम बोल देते हैं कि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया, K अल्फा में B की वैल्यू 1 हो जाती है। इसी तरह अलग अलग ट्रांजिशंस के लिए B की अलग अलग वैल्यू होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू A की वैल्यू ये हो जाएगी RC इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट है ये, इसका रूट हो जाएगा हमारा A, और Z इफेक्ट की वैल्यू हो जाती है Z-B। B यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज मोसलेस लॉ फॉर यू। अगर आप ये ग्राफ को प्लॉट करोगे तो √फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप लिख सकते हो, और यहाँ पे आप Z ले सकते हो। ठीक है, Z इफेक्टिव अगर आपने ले लिया इसको, तो दिस विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे AZ माइनस AB कर दोगे तो आपको दिखेगा कि ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो अगर Z के साथ ये ग्राफ बनेगा तो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा, यहां से ये ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस इज मोसलेस लॉ फॉर यू। ये रिलेशन किसके बीच देता है? रिलेशन बिटवीन √फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, इसी को यूज करके फिर आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। एंड बोर मॉडल से ही ये कंसेप्ट्स डिराइव्ड थे। तो यहाँ पे हमने मोसलेस लॉ को फिनिश किया। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन √फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या फिर आप एटॉमिक नंबर के साथ भी प्लॉट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।
अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, हम जल्दी आएंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू, दिस इज अभिनंदन चौबे साइनिंग ऑफ।